नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मदर्स लाइव पे। आज इस क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं वो 12 सितंबर की थर्ड शिफ्ट। इसकी पिछली वाली दो क्लास में हमने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को डिस्कस किया था। अब अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे थर्ड शिफ्ट को। तो देखते हैं इस शिफ्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है वो है यहाँ पे सिनोनियम। और सिनोनियम वो किसका पूछा है? नेबुलस का। ठीक है, नेबुलस का मतलब होता है अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं हो। आप इसको बोल सकते हो अनक्लियर। क्या बोल सकते हो आप? अनक्लियर। या आप इसको बोल सकते हो क्लाउडी, या आप इसको बोल सकते हो हैजी, या आप इसको बोल सकते हो ऑब्सक्यूर। मतलब जो अस्पष्ट हो, अनक्लियर हो, उसको क्या बोलते हैं? नेबुलस। अब इसका आप अपने को बताना है क्या? सिनोनियम। तो यहां पे देखते हैं प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट या एग्जैक्ट। तो ये तो इसका क्या हो गया? एंटोनियम। ठीक है, बात करते हैं ओबियस। तो ओबियस से और ओबियस का मतलब क्या होता है? क्लियर। तो ये दोनों क्या हो गए इसके? एंटोनियम। अब इसने पूछा है सिनोनियम, तो इसका आंसर क्या है? ए, वेग। वेग भी क्या है? वेग का मतलब होता है इंडेफिनेट। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? सिनोनियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो इसमें पूछा है इसने एंटोनियम। क्या पूछा है भाई? एंटोनियम। और वो पूछा है एरोडाइट का। किसका एंटोनियम पूछा है? वो एरोडाइट का। एरोडाइट का मतलब होता है विद्वान। क्या होता है? विद्वान। आप इसको बोल सकते हो हाईली एजुकेटेड। ठीक है, अब इसका अपने को बताना है क्या? एंटोनियम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्कोरली इसका क्या है? सिनोनियम। ठीक है, और ये भी क्या है इसका? सिनोनियम। और ये भी क्या है इसका? सिनोनियम। ठीक है, और अनइन्फॉर्म्ड इसका क्या हो जाएगा? एंटोनियम। अब अनइन्फॉर्म का मतलब यहाँ पे सूचना से मतलब नहीं है। इसका मतलब हो गया जिसको पता नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, तो आप इसको बोल सकते हो अनअवेयर या इग्नोरेंट। ठीक है, तो ये ज्ञानी और ये क्या है? अज्ञानी। तो इसका आंसर क्या है? बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है यहाँ पे इडियम। क्या पूछा है भाई? इडियम। फ्लाई ऑफ द हैंडल। किसका इडियम पूछा है? फ्लाई ऑफ द हैंडल। इसका मतलब होता है किसी बात पे अचानक गुस्सा आ जाना। किसी बात पे अचानक गुस्सा आ जाना। तो इसका आंसर इस हिसाब से क्या हो जाएगा? आंसर है आपका सी, टू बिकम सडनली एंग्री। ठीक है, जाना पहचाना इडियम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो यहां पे पूछा है फिर से उसने एंटोनियम। क्या पूछा है? एंटोनियम। और एंटोनियम किसका पूछा है? इनकोमियम का। किसका पूछा है? इनकोमियम का। अब देखो इनकोमियम का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, बड़ाई करना। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो प्रेज। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो एडमायर, कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा तारीफ करना, बड़ाई करना, या प्रशंसा करना। ठीक है, अब अपने को इसका बताना है एंटोनियम। तो देखो पेनेज्रिक और प्रेज, ये तो इसका क्या है भाई? सिनोनियम। ठीक है, और ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा? सिनोनियम। तो इसका एंटोनियम क्या है? कास्टिगेशन। कास्टिगेशन का मतलब होता है क्रिटिसाइज। ठीक है, या सेंसर। ठीक है, या रिप्रीमांड। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा आलोचना। तो ये इनकमिंग का मतलब हो गया प्रशंसा करना, और ये क्या है? आलोचना करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है स्पोर्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ए क्रोमोजोमल 3 कॉपीज। भाई क्रोमोजोम की जो 3 कॉपीज है ना, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो एक ये टेक्निकल वर्ड था। वैसे तो इसका आंसर क्या है? सी, ट्राइसोमी। ठीक है, ट्राइसोमी इसका क्या है? आंसर। इसका मतलब क्या होता है? क्रोमोजोम की 3 कॉपीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा था, नया वर्ड था। अगर आपको पता है तो आप कर देते, अदरवाइज इसको अवॉइड कर देते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है वन वर्ड। क्या पूछा है उसने? वन वर्ड। और वन वर्ड में उसने लिखा है ए स्टेट ऑफ डिसयूज एंड इनएक्टिविटी। एक ऐसी स्टेट जिसका जो यूज नहीं हो और उसको वो क्या हो? एक्टिव नहीं हो, उस स्टेट को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे देखो हाइटस का मतलब क्या होता है? गैप। क्या होता है? गैप। तो आप इसको बोल सकते हो, हाइटस को बोल सकते हो आप
गैप या ए टेम्पररी ब्रेक, या आप इसको बोल सकते हो पॉज। एक टेम्परेरी मतलब किसी काम में गैप हो जाना, ठीक है। बात करते हैं अपन ओब्लिवियन का। ओब्लिवियन का मतलब क्या होता है कि लोगों ने उसको भुला दिया, लोगों ने उसे क्या कर दिया, भुला दिया। जैसे आप इसको बोल सकते हो ए स्टेट ऑफ बीइंग फॉरगॉटन, ठीक है। बात करते हैं अपन इंटररेग्नम। इंटररेग्नम का मतलब होता है जैसे मान लो ये सरकार है, इसका कार्यकाल पूरा हो गया और दूसरी सरकार आने वाली है, तो उन दोनों के बीच का जो गैप है ना उसको क्या बोलते हैं, इंटररेग्नम। तो आप इसको बोल सकते हो क्या, द पीरियड ऑफ टू गवर्नमेंट्स, ठीक है। दो गवर्नमेंट्स का जो पीरियड है ना उसको क्या बोलते हैं, इंटररेग्नम, जैसे अंतरिम सरकार बोलते हैं, ठीक है। अब आपका बढ़ गया क्या, डिस्टिट्यूट। इसी का मतलब होता है एक ऐसी अवस्था जिसमें क्या हो, किसी चीज की वो यूज नहीं हो और वो इनएक्टिव हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्टिट्यूट। इसको आप याद कर सकते हो कैसे, डिशू, शू का मतलब होता है कोर्ट में आरोप करना, ठीक है। आप इसको पढ़ो यूज की तरह, तो इसका हो जाएगा डिस्टिट्यूट। डिस्टिट्यूट का मतलब क्या हो जाएगा, नो लॉन्गर इन प्रैक्टिस या यूज। तो इसका आंसर क्या है, डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जिसमें पूछा है वो फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन उसने दिया ना उसमें दो कंसेप्ट के बारे में पूछा है। एक तो यहाँ पे देखो इज है और आर है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे वाज है और क्या है, वर है। तो यहाँ पे देखो ये प्लूरल है, ये क्या है, सिंगुलर। यहाँ पे ये सिंगुलर है, ये क्या है, प्लूरल। पर इसमें एक बात ये भी है कि ये आर क्या है, प्रेजेंट का, और वाज क्या है, पास्ट का। तो यहां पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो टेंस का और दूसरा क्या, सब्जेक्ट का। अगर इस सेंटेंस को अपन को समझना है तो इसके लिए मैं आपके लिए एक सेंटेंस लिखता हूं। मैंने यहां पे लिखा ही इज सो इंटेलिजेंट दैट, आगे में आप कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो यहां पे समझने की बात यह है कि यहां पे देखो ये हो गया आपका क्या, सब्जेक्ट, ये है वर्ब। सो यहां पे क्या है भाई, एडवर्ब, और ये क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन आप चाहो ना तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, सो इंटेलिजेंट। पर इसमें क्या होगा कि अगर आपने सो और इंटेलिजेंट पहले लिखा, मतलब सो क्या है यहाँ पे, एडवर्ब, ये क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव, तब उस केस में क्या होगा कि जो सब्जेक्ट होगा वो वर्ब के बाद में आएगा। किसके बाद में आएगा, वर्ब के बाद में। तो आपको पहले यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, इज, और उसके बाद में आप क्या लिखोगे, ही, फिर आगे में सेंटेंस आ जाएगा। इस यूज को बोलते हैं ग्रामर में जहां पे अपन वर्ब को पहले रख लेते हैं, किससे, सब्जेक्ट से। तो इस यूज को बोलते हैं ग्रामर में इनवर्जन। क्या बोलते हैं, इनवर्जन। इसका जो अपने को शुरुआती पार्ट मिला था किताबों में वो ये था कि जैसे मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखूं, देयर डैश मैनी बॉयज, ऑप्शन मैंने यहां पे दिया आपको ए इज, और बी ऑप्शन दिया मैंने आर, ठीक है। अब आपको लगाना है यहाँ पे इज या आर, तो इसमें से आपको पता है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर। तो अगर आपने आर लगाया तो आपने सब्जेक्ट किसको माना, बॉयज को। किसको माना, बॉयज को। तो ये जो सेंटेंस है ना ये भी क्या है यहाँ पे, इनवर्जन, ठीक है। तो ये जो अगर ये देखो ये जो अपन लिखा ना, ही इज सो इंटेलिजेंट, ये हो गया असर्टिव फॉर्म में, पहले सब्जेक्ट उसके बाद में वर्ब। लेकिन अपन इसको ऐसे लिखें, सो इंटेलिजेंट पहले लिख दिया, तो अब ये हो गया असर्टिव ना बन के, इसको कौन सा स्ट्रक्चर बोलेंगे, इनवर्जन, ठीक है। ये कब लगेगा, जब आप अगर मान लो सेंटेंस की शुरुआत करते हो किससे, सो प्लस एडजेक्टिव से। अगर सेंटेंस की शुरुआत आप करते हो सो प्लस एडजेक्टिव से, तो याद रखना उसकी जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आएगी, ठीक है। ये इन्वर्जन का रूल है। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो यहां पे आपको समझना यह है कि देखो यहां पे दिया है सो, सो है यहाँ पे क्या, एडवर्ब, ये है यहाँ पे क्या, एडजेक्टिव।
तो यहाँ पे आएगी वर्ब, उसका सब्जेक्ट कौन बनेगा भाई, ये। तो ये है यहाँ पे प्लूरल, नेगोशिएशन यहाँ पे क्या है, प्लूरल। तो अपने को चाहिए प्लूरल वर्ब, क्या चाहिए, प्लूरल वर्ब। तो आपका जो सिंगुलर वाला था ना ऑप्शन, वो कट गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो अपन ने हटा दिया। अब आपके सामने ऑप्शन बचे हैं वेर आएगा या आर आएगा। तो अब ये क्योंकि यहां पे जो ना प्लूरल है, तो या तो आर आएगा या क्या आएगा, वेर, ठीक है। अब ये डिसीजन कैसे ले कि क्या आएगा, तो इसके लिए देखो आगे आप पढ़ो, द नेगोशिएशन दैट ए सिंगल लीग कुड, यहां पे दे रखा है कुड। अब आपको पता है, ज्ञान है आपको कि कैन का पास्ट क्या होता है भाई, कुड। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कुड है ना, ये एबिलिटी बता रहा है पास्ट में, तो यहां पे आने वाली फॉर्म क्या होगी, पास्ट में। तो आपका आंसर क्या है भाई, बी। आपका आंसर यहां पे हो जाएगा बी पर। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था, दो कंसेप्ट इसमें पूछा था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। हर इंटरप्रेटेशन वाज डैश देन इंसाइटफुल इज बॉर्डर ऑन द रिवेलेटरी। अब पर इसमें एक चीज समझो आप, यहां पे दे रखा ना रिवेलेटरी, ये रिवील जो नाउन होता है उसका ये एडजेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। रिवील का मतलब क्या होता है, उजागर करना, ठीक है, किसी रहस्य को क्या करना, उजागर करना, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेनेशन। इसको आप पढ़ो एक्सप्लेनेशन। उसका एक्सप्लेनेशन था डैश, कैसा था, देन इनसाइटफुल। इनसाइटफुल का मतलब होता है समझदारी, ठीक है। इट बॉर्डर ऑन, बॉर्डर ऑन का मतलब होता है नजदीक। बॉर्डर ऑन का मतलब क्या होता है, नजदीक, ठीक है। किसके नजदीक था, रिवील, उजागर होने के नजदीक, ठीक है। तो यहां पे अब लगाना है, या तो मोर आएगा या क्या आएगा, लेस। ये डिसीजन कहां से होगा, बाद वाले सेंटेंस थे, ठीक है। तो उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा था कि वो उसके जो समझदारी था उसके नजदीक, जो रिवील कर रहे था उसके नजदीक था। तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कि उसका जो एक्सप्लेनेशन था ना वो कैसा था, समझदारी से ज्यादा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बी। अब एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स में वो अगर क्वेश्चन दे रहा है तो एक क्वेश्चन तो वो दे रहा है इजी, ठीक है, और एक क्वेश्चन दे रहा है वो थोड़ा टफ, ठीक है। तो ये टफ टाइप का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे देखो वर्ड्स का वर्ड्स लेवल पे दे दिया, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स दो तरह से पूछता है, एक तो ग्रामर का वर्ड पूछ लेगा, दूसरा वर्ड्स इनका अगर आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है तो आप इसको कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले अपन इसका मीनिंग जान लेते हैं। क्यूल का मतलब होता है टू सप्रेस या टू एंड, ठीक है। इसका मतलब होता है शांत करना या दबाना, ठीक है। स्वेल का मतलब होता है टू इंक्रीज, बढ़ना, ठीक है। रिबट का मतलब क्या होता है, और इम्पगम, इम्पगम का मतलब होता है किसी औचित्य पे सवाल करना। तो यहां पे लिख लो आप टू क्वेश्चन ऑफ द ट्रूथ, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट करना, ठीक है, किसी औचित्य पे आर्ग्यूमेंट करना। तो यहां पे होगा टू आर्ग्यू अगेंस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ये तो अपन मीनिंग जान लिया, अब इसको पढ़ना है। द रिफॉर्म्स वाइल ostensibly motivated by the economic exigencies were in effect a willed attempt to descent under the guise of austerity, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो रिफॉर्म था ना, रिफॉर्म जो जिसकी बात हो रही है, रिफॉर्म की किसकी बात हो रही है यहाँ पे, रिफॉर्म की, वो कैसा था, मोटिवेटेड था किससे, इकोनॉमिक से। किससे मोटिवेटेड था, इकोनॉमी से। और एक्सीजेंसी का मतलब होता है मजबूरी, मतलब सामने में क्या आ जाना, इमरजेंसी आ जाना। तो मोटिवेटेड था वो इकोनॉमी से, मजबूरी के कारण, ठीक है। वर इन इफेक्ट ए विल्ड, विल्ड का मतलब होता है कवर्ड, कवर्ड मतलब छुपा हुआ, ठीक है। वो एक छुपा हुआ अटेम्प्ट था। डैश डिसेंड मतलब होता है विरोध करना, उसका विरोध हो रहा था कैसे, अंडर द गाइज। अंडर द गाइज का मतलब होता है किसी अच्छाई में बुराई छुपी हुई, ठीक है।
किसी वेश में क्या छुपा हुआ, बुराई। कैसी बुराई, ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का मतलब होता है तपस्या या मतलब सादगी, संयम, ठीक है। तो उसके वेश में छुपा हुआ विरोध था, तो उसको ये जो कवर्ड उठा था जो विरोध, उसको क्या करना है, दबाना है। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे, ए। क्यूएल का मतलब होता है टू सप्रेस और टू एंड समथिंग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, ए। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो ये आ गया आपका कॉमन एरा का क्वेश्चन। कॉमन एरा के क्वेश्चन में उसने अच्छे लेवल से पूछा है, ठीक है। पर अपन इसको सोल्व करते हैं। यहां पे देखो, यहां पे लिखा द मोर सीनियर। जैसे ही द मोर लिखा तो ये हो गया डबल कंपेरेटिव। क्या हो गया, डबल कंपेरेटिव। डबल, ठीक है। डबल कंपेरेटिव में क्या होता है, जैसे मैं यहां पे लिखूं, मैं यहां पे लिखा द मोर यू प्रैक्टिस, ठीक है, द बेटर यू बिकम। क्लियर। अब देखो डबल कंपेरेटिव में होता है ना, वो द प्लस कंपेरेटिव डिग्री के साथ में सेंटेंस की शुरुआत होती है। किसके साथ में, द प्लस कंपेरेटिव डिग्री। तो यहां पे द आ गया, कंपेरेटिव डिग्री आ गया। लेकिन उसके बाद में होता क्या है कि जो दूसरा सेंटेंस होता है उसमें उसी का रिपीटेशन होता है। क्या होता है, उसी का रिपीटेशन। तो जैसे मान लो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया ना, ये क्या है, वर्ब। तो यहाँ पे भी डबल कंपेरेटिव आना चाहिए, फिर सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, वर्ब। क्लियर। दूसरी बात, टेंस भी सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसी स्ट्रक्चर का क्या होता है, रिपीटेशन होता है। अब यहाँ पे देखो द मोर सीनियर, द मोर हो गया यहाँ पे स्टार्ट, तो ये हो गया डबल कंपेरेटिव का सेंटेंस, ठीक है। अब देखो इसी के बाद में द पोजीशन हो गया सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब। क्लियर। अब दोबारा उसने लगा दिया द मोर, कंपेरेटिव डिग्री हो गया, तो ये हो गया एडजेक्टिव। अब बिकम यहाँ क्या है, वर्ब। और इसके बाद देखो द नीड हो गया इस बिकम का सब्जेक्ट। तो यहां पे उसने क्या मिस्टेक किया कि यहां तो उसने द सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिख दिया, जो सही है, जैसे यहां अपन ने लिखा था। लेकिन यहां पे उसने क्या किया कि वर्ब के बाद में क्या लिख दिया, सब्जेक्ट, जो गलत हो गया। तो द नीड को उठा के अपने को लिखना है किसके पहले, यहां पे। तो यहां पे अपने को लिखना है द नीड बिकम। क्लियर। तो यह हो जाएगा सब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा, वर्ब। तो एरर इसमें किस में था, बी में, दूसरे पार्ट में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है, और ये जो क्वेश्चन आया है ना, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेस पे है, ठीक है। पहले मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बता देता हूं कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कौन कौन से, एक तो नाउन, ठीक है, एक इसका छोटा भाई प्रोनाउन। एक तो नाउन और प्रोनाउन, इन दोनों का काम सेंटेंस में होता है, या तो ये बनेंगे सब्जेक्ट, क्या बनेंगे भाई, सब्जेक्ट, ठीक है, या ये बनेंगे ऑब्जेक्ट, क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट। क्लियर। और आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो चीजों को होता है, कि अगर मान लो आपको सेंटेंस में दिखाई दे क्या, वर्ब, क्या दिखाई दे, वर्ब। तो वर्ब के बाद में अगर आपको लिखा मिले नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट। और अगर आपको सेंटेंस में लिखी मिले क्या, प्रीपोजिशन, क्या लिखी मिले, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद में भी आने वाला नाउन या इसका छोटा भाई प्रोनाउन, और अगर वर्ब आएगी तो कौन से फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में, ये भी इस प्रीपोजिशन का क्या हो जाएगा भाई, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर वो कोई नाउन लगा है सेंटेंस में, इन दोनों के अलावा, तो वो बन जाएगा क्या, सब्जेक्ट। वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। और अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, ये आप जानते हो, ठीक है। अब यहां पे देखो, समझना अपने को यहां है, द हो गया यहाँ पे डिटर्मिनर, द क्या है, डिटर्मिनर। तो इम्फेसिस इसका क्या हो गया, नाउन। और यहाँ पे रिपोर्ट्स क्या होगी, पजेसिव केस में यूज हुआ है, ठीक है। ऑन हो गया प्रीपोजिशन, तो इसके बाद में ये जो है ना नाउन, ये क्या हो गया, इस ऑन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। वाइल ये पार्ट अलग हो गया, ये एडजेक्टिव फ्रेज बन गई, ठीक है।
इसके बाद देखो ये है वर्ब, ये क्या है वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट है कौन है, एम्फेसिस, और ये होता है सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। तो आपका एरर क्या है, यहाँ पे ओवरलुक की जगह क्या लिखो, ओवरलुक्स, ठीक है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कंसेप्ट पे बेस्ट क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन किस लेवल पे पूछ रहा है वो आपको देखना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। और अच्छा, अब इसमें एक कंफ्यूज ये मत हो जाना आप कि जैसे मैं यहाँ पे लिखूं राम्स राम्स लेग्स इज आर स्ट्रोंग, तो यहां पे देखो इस जो वर्ब है ना, यहाँ पे इज आर, इस वर्ब का सब्जेक्ट पता है कौन है, लेग्स, ये सब्जेक्ट नहीं है। कहीं आप इसको सब्जेक्ट मान लो, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो ना तो इसको आप ऐसे लिख के देख लिया करो। आप इसको लिख सकते हो कैसे, लेग्स ऑफ राम, क्योंकि अपोस्ट्रोफी को अपन ऑफ वाले स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं, क्लियर। अब इसके बाद देखो राम हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट किसका, इस ऑफ प्रीपोजिशन का, तो ये बन जाएगी क्या, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी कौन सब्जेक्ट है, लेग्स। वैसे ही यहाँ पे कौन सब्जेक्ट था, एम्फेसिस, ये सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये है पैसिव का, एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन। एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन में जब भी आप बनाओ तो दो बातों का ध्यान रखना। पहली बात तो कभी भी एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, ना उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज होता, ठीक। अब चलते हैं इस क्वेश्चन में समझते हैं। यहां पे देखो लिखा है वाई और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। हैव, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और बीन, हैव बीन ओवरलुक, तो इसका मतलब ये पैसिव में है। नहीं, यहाँ पे देखो ये हो गया डिड, डिड हो गया पास्ट, और ये इसकी क्या है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये है एक्टिव में, तो इसको बनाना है किसमें, पैसिव में। तो अब पैसिव देखते हैं, तो डिड है पास्ट, तो प्रेजेंट तो आएगा नहीं, तो आपका एक कट गया। ये भी देखो, ये प्रेजेंट दे रखा है, ये भी कट गया। अब डिड हो गया, इसके बाद में देखो ये एक्टिव में ही दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, एक्टिव में ही, तो एक्टिव में दे दिया, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, गलत। अब यहाँ पे देखो डी, पास्ट इंडेफिनिट का क्या बनाना है, पैसिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसके बाद में ये यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा क्या, सही। तो इसका आंसर क्या है, सी, क्योंकि अपने को पैसिव किसका बनाना था, पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट का, क्लियर। तो एक्टिव पैसिव में मोस्टली क्वेश्चन तो वर्ब के आइडेंटिफिकेशन से ही सही हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, और ये है होमोनियम का, इसका क्वेश्चन है भाई होमोनियम का, और यहाँ पे ये है होमोनियम बेली, ठीक है। अब जब भी होमोनियम का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप इस सेंटेंस को समझे, ठीक है, क्योंकि होमोनियम की लिस्ट नहीं बन सकती, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका यही है कि आप बनाओ इसको अंडरस्टैंडिंग के बेस्ट पे, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है द हिस्ट्रियन रिफरेंस्ड ए बेली इन नॉर्मल मिलिट्री आर्किटेक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा है मिलिट्री, मिलिट्री का मतलब ये कोई युद्ध से या कोई सेना से संबंधित की बात हो रही है, ठीक है। बात समझ में आ गया। जो हिस्टोरियन था ना वो उसने रेफर कर रहा, रेफरेंस दे रहा था हिस्टोरियन किसका, इस बैली का इन नॉर्मल मिलिट्री आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये जो बैली है ना ये किस रिलेटेड है, किसी मिलिट्री से, मतलब जहां पे युद्ध उद्ध की बात हो, ठीक है, सेना से संबंधित की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे चार ऑप्शन है। अब अपने को एक ऐसा सेंटेंस छांटना है जिसमें ये बातें नहीं हो, ठीक है, और वो ही अपना क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो यहां पे देखो ए में दे रखा द शेपर्ड गैदर हिज शिप इन बेली, यहां पे देखो इसका मतलब होता है गडरिया, जो बैड चराने वाला। यहां पे बात हो रही है मिलिट्री की, यहां बात हो रही है किसी गडरिया की, तो आपका आंसर सीधा क्या है, ए। क्योंकि और में तो देखो यहाँ पे बेली, द बेली वाज रेनफोर्स द विथ वुडन पहली साइड, इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब होता है डिफेंस, डिफेंसिव वुडन फेंस,
मतलब डिफेंसिव का मतलब होता है जैसे, अच्छा ये आपको आंसर मिल गया। अब अपन इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। बेली का मतलब होता है भाई क्या, आउटर डिफेंसिव वॉल। मतलब जो जैसे मान लो कोई किला है, ठीक है, और उसके जो आउटर है ना, आउटर उस पे सुरक्षा के लिए बनाया गया रक्षा कवच बोल सकते हो आप, उसको क्या बोलते हैं, बेली। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, लकड़ी से बना हुआ मतलब कोई कवच जो किसके लिए काम कर रहा है, बेली। इस यहाँ पे बात हो रही है किसकी, इस रक्षा से मतलब डिफेंस की बात हो रही है, तो ये भी इसका सेम मीनिंग हो गया, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो द आउटर बेली सराउंडेड बाय द मोट। अब ये इसका मतलब होता है टावर नहीं होते जो मतलब जहां से वो निगरानी करते हैं फौज में या फिर को किले में, तो ये टावर होता है। तो ये भी किससे रिलेटेड है, मिलिट्री से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो किंग्स गार्ड दे रखा है, तो मतलब राजा के क्या है, बॉडी गार्ड हो गए, तो ये भी सुरक्षा से संबंधित हो गया, तो ये भी इसका नहीं होगा। बात ये डिफरेंट था, तो इसका आंसर क्या है, ए। और यहाँ पे जो बेली है ना, ये है फार्मिंग से रिलेटेड, मतलब जैसे बाड़ा बोल सकते हो आप इसको, मतलब जो जहाँ पे वो इकट्ठा कर रहा था ना, उसको आप बाड़ा बोल सकते हो गांव की भाषा में, ठीक है, भाषा में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ए। तो जब भी होमोनियम का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप उसको अंडरस्टैंडिंग के बेस पे बनाओ, ठीक है, उसके बाद में उसका मीनिंग जानो, ठीक है। अब देखो ये है आपका एक्टिव पैसिव वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें देखना है, यहां पे देखो हैज बीन एलिड्स पैसिव है, दूसरी बात वाज बीइंग लीक ये भी पैसिव है। अब देखो जब भी एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन मिले तो जितनी वर्ब होगी ना सबको चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये पैसिव है, ये पैसिव है। अब अपने को देखना है एक्टिव, ठीक है। तो यहां पे देखो ए में दे दिया इनसाइडर वर्ल्ड लीकिंग, एक्टिव है, तो इसने इसका एक्टिव बना दिया, ठीक है। लेकिन आगे बात करें कॉम्पिटिशन डाटा विद इन द फिल्म, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग खत्म कर दिया, मतलब इसका मीनिंग नहीं आ रहा। तो मैंने बताया था कभी भी वॉइस में टेंस और मीनिंग चेंज नहीं होता, ठीक है, तो कट गया। यहाँ पे देखो टेंस चेंज कर दिया, ये भी कट गया। अब देखो यहाँ पे इनसाइडर हैव एलिजिडली बीइंग लीकिंग, ठीक है, इसने और इसमें देखो वाज आ गया, लीकिंग आ गया। अब दोनों क्या है, एक्टिव है, लेकिन गड़बड़ कहाँ है कि यहाँ पे देखो हैव बीन लिखा था कहाँ पे, ठीक है, और यहां से वाज बीइंग लीक्ड को गायब कर दिया, ठीक है। यहां पे देखो हैज बीन लिखा था, लेकिन यहाँ पे वाज लीकिंग का क्या बना दिया, एक्टिव, ठीक है। अब मजबूरी में आपको पता है इसका आंसर क्या है, सी। इसका आंसर क्या है, सी। अब ऐसा क्यों है, देखो दोनों हो सकते हैं, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है जो इनसाइडर है ना भाई, ये डूअर है, ये क्या है, डूअर। देखो यहाँ लिखा है ना बाई इनसाइडर, बाई इनसाइडर, तो ये क्या है, डूअर, ठीक है। अब आपको पता है कि जो अगर अपन एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो सब्जेक्ट क्या बन जाता है भाई, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर पैसिव से एक्टिव बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो इनसाइडर है ना, ये क्या था, डूअर, ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पे एक्टिव में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या है, सी। वैसे ये भी सही नहीं है, लेकिन उसने दिया है तो मजबूरी में एक तो चूज करना ही पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या है इसमें, सी। अब वो कन्वेंशनल एक्टिव पैसिव नहीं पूछ रहा है, ठीक है, इस सिचुएशन वाइज आपको एक्टिव पैसिव मिलेंगे। अब ये है आपका पैसेज का क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप रीड करना, इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, मैंने बोला था, ठीक है। तो इसको आप पहले रीड करना अच्छे से, एक एक लाइन टू लाइन, उसके बाद में क्वेश्चन बनाना, ठीक है। फिर इसको कैसे पढ़ना है उसके लिए तो अलग से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। फिलहाल के मैं इसके लिए आंसर बता देता हूं आपके। तो यहाँ पे 19 में तो इसका हो जाएगा बी, 19 में इसका आंसर क्या है, बी। एक बार आप मैच कर लेना, ठीक है, प्ले लिस्ट के अंदर सारा डिटेल से एनालिसिस हो जाएगा। 91 में बात करें तो 91 में है इसमें आंसर आपका सी, ठीक है। अभी मैं आपको आंसर बता देता हूं इसका, फिर ये क्यों है वो तब पर एक्सप्लेन करेंगे, तब मैं बता दूंगा आपको। 92 में
92 का आंसर इसमें हो जाएगा आपका, 92 का आंसर है यहाँ पे बी, चैलेंजर डिजास्टर। ठीक है, 93 का आंसर हो जाएगा इसमें, 93 का आंसर हो जाएगा इसमें बाय रिमूविंग कंट्रोवर्सी थ्रू द इको, आपका इसमें सी है, इसका आंसर भी क्या है सी। 94, 94 का आंसर क्या है इसमें, व्हाट इज सजेस्टेड एज द सॉल्यूशन ऑफ ग्रुप थिंकिंग एंड कन्फॉर्मिटी, कन्फॉर्मिटी, ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा 94 में इनकरेजिंग कंस्ट्रक्शन डिसेंट, तो इसका आंसर क्या है सी। ठीक है, तो इसके आंसर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसको आप एक बार मैच करना, फिर इसकी प्लेलिस्ट में डिटेल से एनालिसिस मिल जाएगा आपको। अब आते हैं क्वेश्चन में, ये एक इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है भाई, इंप्रूवमेंट का, और इसमें अपने को इंप्रूव करना है टू टेक द मेडिसिन। ठीक है, अब देखो शी इंस्टीटेड मी टू टेक द मेडिसिन। अब आपको पता है कि जो इंसिस्ट वर्ब है उसके साथ में अपन क्या लगाते हैं, ऑन। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लिखा, यहां पे शी इंस्टीटेड मी ऑन टेकिंग द मेडिसिन। ठीक है, तो ये क्या है, सही हो गया। ठीक है, लेकिन आप चाहो ना तो इसको आप एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, शी मी दैट आई। अब यहाँ पे जो वर्ब आएगी ना, वर्ब वो हमेशा आएगी आपकी फर्स्ट फॉर्म, हमेशा किसमें आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे देखे आई टेक और आगे सेंटेंस है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो हमेशा आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो। इस बात को अपन ऐसे समझेंगे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मैंने यहाँ पे लिखा ए, मैंने लिखा यहाँ पे दे suggested him that he dash his home। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, ए गो, बी है गोज, सी है वेंट, और डी क्या है, हैड गॉन। ठीक है, अब अगर बात करें अपन, तो यहां पे सब्जेक्ट कौन है भाई, ही, तो इसके अनुसार तो या तो गो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे इसकी, तो ये है पास्ट का फॉर्म, तो इसके अनुसार लगाएं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेंट। ठीक है, गो तो नहीं आएगा, लेकिन इसका आंसर है भाई क्या, इसका आंसर है गोई। ठीक है, अगर आपने गोज या वेंट या हेडगोन लगाया तो कॉमन एरर बन जाएगा। ठीक है, अब इसका रूल यह है कि अगर मान लो आपको सेंटेंस में लिखी मिले सजेस्टेड इंस्टीड, ठीक है, डिमांड, एडवाइस, ठीक है, ये वर्ब लिखी मिले, और उसके बाद में अगर दैट आए कंजंक्शन, और उसके बाद में सब्जेक्ट लिखो, और यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो बंधी हुई है। अगर आपको लगाना है इस वर्ब को एक्टिव में, किस में लगाना है, एक्टिव में, तो यहाँ पे आएगी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, या शुड आ जाएगा, शुड V1। ठीक है, और अगर मान लो आपको लिखना है पैसिव में, किस में लिखना है, पैसिव में, तो यहाँ पे आ जाएगी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अगर एक्टिव में है तो हमेशा कौन सा फॉर्म आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इस पार्ट को बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं क्या,
सबजंक्टिव, सबजंक्टिव, सबजंक्टिव का टॉपिक होता है जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, वैसा सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट होता है। ठीक है, डिसएग्री, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गो लगाया ना अपने ही के साथ में गो, तो ये डिसएग्रीमेंट हो गया, और उस टॉपिक का नाम क्या है, सबजंक्टिव। यहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पे अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में यहां पे देखो इंस्टिट्यूट वर्ब है, ठीक है, इसके बाद में दैट आया, और ये है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आने वाली वर्ब जो है ना, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या शुड बी वन होगा, या तो लिखो आप टेक, या लिखो शुड टेक, क्योंकि ये स्ट्रक्चर किसका है, सबजंक्टिव का। किसका स्ट्रक्चर है, सबजंक्टिव का। अब ये बात समझ में आ गई, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो टू टेक द मेडिसिन को क्या करना है, रिप्लेस करना है। ठीक है, ये तो गलत हो ही गया था। क्यों गलत हुआ था कि इंस्टीट्यूट के साथ में ऑन आता है, वो इसमें दे नहीं रखा है, तो अब इसको दूसरे तरीके से अपन लिख सकते हैं डेट के साथ में। तो यहाँ पे देखो मी लिख दिया, मी आ गया, उसके बाद ये डेट क्या है, कंजंक्शन, और आई हो गया सब्जेक्ट, और यहाँ पे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या है, बी, सब्जेक्टिव का बेस्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ये कट गया, क्यों कट गया, क्योंकि यहाँ पे मी है ही नहीं, यहाँ मी था। ठीक है, ये इसलिए कटा क्योंकि ये आगे बात कर रहा है, तो यहाँ पे मी ऑन आना चाहिए था, टू टेक तो अपन वहां काट दिए थे, तो आपका आंसर क्या है, बी। अब देखो ये तो इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे देखो फुल स्टॉप लगा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस है असर्टिव। क्या सेंटेंस है, असर्टिव। असर्टिव में क्या करते हैं अपन, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, वर्ब। ठीक है, और इंट्रोगेटिव में क्या लिखते हैं, वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। तो यहाँ पे देखो वेयर इज, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसको सही लिखना है तो असर्टिव फॉर्म में लिखना है आपको, तो ये तो गलत हो ही गया। इसके बाद में ही हिज सही लिखा है, लेकिन एट लगा दिया, एट इसमें है नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा सही है, सी, वेयर ही इज हाइडिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो मीनिंग चेंज कर दिया। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन, नरेशन का इजी क्वेश्चन है। ही सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल, इजी क्वेश्चन था। आई एम को क्या, एम का क्या बन जाएगा, वाज, इसमें दे रखा है, तो आपका आंसर क्या है, बी। कुछ क्वेश्चन तो वो ऐसे कैसे डाल रहा है, मतलब इजी। इसमें देखो द मैनेजर टोल्ड द स्टाफ दैट डेडलाइंस मस्ट बी फॉलो। ठीक है, ये भी किसका क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो मस्ट बी फॉलो दे रखा है। तो यहाँ पे देखते हैं डेडलाइन मस्ट बी फॉलोड। ठीक है, यहाँ पे शुड कर दिया, गलत हो गया, फॉलो डेडलाइन, अब मस्ट को उठा दिया। ठीक है, डेडलाइन, अब यहाँ पे क्या कर दिया, टेंस टेंस। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा है, बी, क्योंकि मस्ट का तो पास्ट मस्ट ही होगा ना। ठीक है, अब देखो ये है आपका पैराजंबल का क्वेश्चन। ठीक है, पैराजंबल में उसने क्या किया है कि एक पैराजंबल तो दिया है इजी, एक दिया थोड़ा टफ। ठीक है, जहां अंडरस्टैंडिंग काम करेगी। ऑप्शन है सामने, जब भी पैराजंबल बनाओ तो ऑप्शन सामने में रख के बनाओ। ठीक है, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, मतलब 2 नंबर नहीं है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन 3 नंबर पढ़ते हैं। ए टारगेट मार्केटिंग कैंपेनिंग वाज क्रिएटेड, एक टारगेट मार्केटिंग क्या किया गया, कैंपेन को टारगेट किया गया, क्रिएट मतलब बनाया गया। फिर 3 के बाद में उसने लिख दिया द टीम, टीम एनालिसिस द सर्वे डाटा, टीम ने सर्वे डाटा को एनालाइज किया। ठीक है, उसके बाद में दो क्या है, इनसाइट्स वर यूज्ड टू इंप्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस। ठीक है, ये भी हो गया। फिर द डाटा वाज कलेक्टेड, भाई पहले उसने एनालिसिस भी कर लिया, डाटा बाद में कलेक्ट कर रहा है, तो ये आपका होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि डाटा पहले आएगा, उसके बाद में उसका एनालिसिस होगा। ठीक है, अब देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या देखा, द डाटा वाज कलेक्टेड थ्रू वेरियस चैनल्स, पहले डाटा कलेक्ट किया जाए, उसके बाद में उसका एनालिसिस होगा। तो 4 के बाद में 1 आएगा, 4 के बाद में 1 कहाँ है, डी में, तो आपका आंसर कौन सा सही है, डी, 4 1 3 2। पहले डाटा कलेक्ट हो गया, एनालिसिस हो गया, उसके बाद में 3 में क्या है, एक टारगेट बनाया गया कैंपेन का। ठीक है, और उसके बाद में क्यों बनाया गया, यूज टू इंप्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए। क्लियर, तो इसका आंसर क्या था, डी, इजी था। ये देखो ये भी पहला नंबर का क्वेश्चन है। दीज फैक्टर्स
कौन से फैक्टर्स भाई, ठीक है, क्योंकि ये दीज लगाना तो इसके पहले कोई ना कोई फैक्टर की बात किया होगा, तो आपका एक तो कट गया, ठीक है। द लॉन्ग टर्म्स वेरिएशन इन अर्थ क्लाइमेट आर इन्फ्लुएंस बाय कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले द नेचुरल एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, ठीक है, 2 नंबर हो गया। द मोस्ट साइंटिफिक टुगेदर दीज, 4 में देखो दीज लिखा है, दीज लिखा है तो इसके पहले कोई ना कोई होगा, तो आपका 4 नंबर भी पहले नहीं होगा, तो 4 नंबर कहाँ है, ठीक है। इसके बाद देखो 2 नंबर, आर इफेक्टेड द लॉन्ग टर्म्स वेरिएशंस इन अर्थ क्लाइमेट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ नेचुरल एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, ठीक है, दीज फैक्टर्स। तो इसका मतलब 2 के बाद में क्या आएगा, 1, 2 के बाद में क्या आएगा, 1, 2 के बाद में 1 कहाँ है, सिर्फ ए में, तो आपका आंसर क्या है, ए। 2 1 फिर उसके बाद में आ जाएगा 4, ठीक है। दीज फैक्टर मतलब दीज एलिमेंट्स डिटरमाइन द प्लैनेट्स ओवरऑल एनर्जी बैलेंस, ठीक है, फिर आ जाएगा 3, ठीक है। तो आप जब भी पैराजमल बनाओ तो ऑप्शन सामने में रख के बनाओ। तो ये था आपका 12th सत्रों की थर्ड शिफ्ट का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसमें अपन ने अप्रोच देखा और क्वेश्चन बनाने का तरीका सीखा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको, जहां पे अपन इसके नेक्स्ट जो शिफ्ट होगी उसका एक्सप्लेनेशन अपन सीखेंगे। बाय सभी को, टेक केयर, क्लास को शेयर करो और इसको रिवाइज करो। इसका जो पैसेज वाला जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। क्लियर भाई सभी को, ठीक है, बाय, टेक केयर।